नमस्कार दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को कि यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप जितनी लगन से हो सके आप तैयारी करते रहें। आज हम लोग यूपीपी जो कांस्टेबल का पेपर है, जो 27 जनवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट है, इस वाले पेपर को हल करेंगे। इससे पहले वाले शिफ्ट के पेपर हम लोगों ने हल कर चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग 27 जनवरी 2019 की सेकेंड शिफ्ट में जो यूपीपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें लिखा है 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो आप देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000। कौन सी होती है बोलो? 1000। अब 6 से विभाजित करें, तो इसको हम लोग 6 से विभाजित कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, विभाजित कर देते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 4। यहां पर शेषफल कितना आया बोलो? 4। और हम भाग किससे कर रहे हैं? 6 से। ठीक है, अगर यहां पर हम 2 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 6 का पहाड़ा एक बार लग जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं कि जो शेष आया है और भाजक, इनका अंतर कितना है? 2। ये हम जोड़ देंगे तो एक संख्या हो जाएगी। 1000 में हम ये 2 जोड़ देंगे, किसका? इसका और इसका अंतर कितने का है? 2 का। तो एक संख्या हो जाएगी 1002। ठीक है, अब आगे कहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बोलो? ये होगी 10,000। इसको हम लोग 11 से भाग कर देते हैं, तो 11 9 99 कौन सी हो जाएगी बोलो? 11 9 99। एक, फिर 11 9 99 कितना आएगा? 1। और इनका अंतर कितने का है? 10 का। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 10,000 में 10 जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगी 10,010। कितना आ जाएगी बोलो? 10,010। अब कहा है इनके अंकों के योग का गुणनफल निकालना है। तो इनके अंकों का जो गुणनफल होगा, ध्यान से देखेंगे, इनके अंकों का गुणन, तो इनके अंकों का योग, इसमें इनके अंकों का योग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। और इसमें अंकों का योग, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो इनका गुणनफल कहा है, कितना हो जाएगा? 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। इस प्रकार तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या होगी, 5 बार हम लोग 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 99,999। और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी? अभी बताया था 1000। इनके बीच का अंतर पूछा है, तो अंतर हो जाएगा, घटा देंगे, 9 में से 1 गया 8 और 9, 98,999। तो इसका मतलब है आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बोलो? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या हमले मान लेते हैं, कुल बच्चे हैं x। कितने मान लेते हैं? x। नोटबुक की संख्या, बच्चों की संख्या का 1/8 थी, तो यानी बच्चों की संख्या
कुल बच्चों का 1/8, तो यहां पर हम लिख देंगे x/8। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, कुल नोटबुक की संख्या। आगे कहा है अगर बच्चों की संख्या आधी होती, तो पहले हमने कितनी मानी है, x, अब कितनी मानेंगे, x/2, आधी कर देंगे। तो प्रत्येक को 16 नोटबुक मिलती, तो गुणे 16 कर देंगे। और यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। काट पीट कर लेते हैं, 2×8 16, और एक x से एक x कट जाएगा। ये इधर भाग में है, इधर आएगा गुणे में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 64। ठीक है, और ये नोटबुक की संख्या ये भी है और ये भी है, तो चाहे इसमें मान रख दें चाहे उसमें रख दें। चलो इसी में रख देते हैं, तो आ जाएगा 8x, तो 8 गुणे 64, x का मान हमने कितना निकाला है, 64, तो ये आ जाएगा 512। तो गुणा करा लेंगे तो 512, और इस प्रकार आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि x के बीच 11 इमारत 11वें मंजिल पर लिफ्ट में है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय y उसी इमारत के 91वीं मंजिल पर लिफ्ट में है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गतियों से यात्रा करें तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी। तो ये समझ लीजिए चाल और दूरी का जो है वो क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, ये 11वीं लिफ्ट पर है, 11वीं मंजिल पर है। ठीक, और दूसरा जो है 51वीं मंजिल पर है, यानी नीचे से 11वीं मंजिल पर है, ऊपर से 51वीं मंजिल पर है। तो बीच में टोटल मंजिलें कितनी होंगी, बोलो टोटल मंजिलें कितनी होंगी, 51 में से 11 घटा देंगे तो टोटल होंगी मंजिल कितनी, बोलो 40। बीच की मंजिल कितनी है, 40। ठीक है, और ये जाता है 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से, और उधर 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। तो हम लोग चाल सापेक्ष लेंगे, चाल सापेक्ष लेंगे। अगर दोनों समान दिशा में हैं तो चालें घटती हैं, अगर दोनों विपरीत दिशा में हैं तो चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहां पर दोनों विपरीत दिशा में हैं, एक ऊपर से आ रही है एक नीचे से जा रही है, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। तो 57 मंजिल प्रति मिनट और 63 मंजिल प्रति मिनट, इनको हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 57 63 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 101/3, क्या, मिनट। काहे में आएगा, बोलो मिनट, 1/3 मिनट आएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो ऊपर जाता है ये 57 मंजिल प्रति मिनट के हिसाब से जाता है। ठीक है, तो और टाइम कितना लगेगा मिलने में, 1/3। तो 57 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 19, यानी ये 19 मंजिल बाद मिलेगा नीचे से। कितने मंजिल बाद, 19 मंजिल बाद। तो हम लोग जोड़ देंगे 11 और प्लस 19, यानी ये दोनों जो है लिफ्ट वो मिलेंगी 30 मंजिल पर। कितने मंजिल पर, बोलो 30 मंजिल पर। तो इस प्रकार आपका जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोनों लिफ्ट जो हैं एक दूसरे को कहां मिलेंगी, बोलो 30 मंजिल पर। ये ट्रेन समय बराबर दूरी बटे चाल का क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा है, एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपये 82 पैसे है। ठीक है, इसमें 74 रुपये 35 पैसे जमा किए गए और 50 रुपये 17 पैसे निकालने के बाद अब बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये में कितने चॉकलेट खरीदे जा सकते हैं।
तो हमको देखिए क्या करना है, बोलिए क्या करना है, इनको और इनको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, जमा करना है। तो जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा बोलो, 7, 8 और 3 11, हासिल आया 1, ठीक है, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 7, 1, कितना आ गया 175.17। अब इसमें से माइनस कर दे, निकालना है 50.17, हटा देंगे तो आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा बोलो, 125 रुपए, ठीक है। अब इसमें कहा कितने 5 रुपए के हिसाब से कितने चॉकलेट खरीदे जा सकते हैं, तो इसको हम 5 से भाग कर देते हैं। किससे भाग कर देते हैं बोलो, 5 से भाग कर देते हैं। तो इसके चॉकलेट हो जाएंगे 5 के हिसाब से कितने, 25। तो 125 रुपए में 5 रुपए वाले चॉकलेट कितने खरीदे जा सकते हैं बोलो, 25। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तो ऐसे सवाल आप लोगों को पहले करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। तो संख्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या में हम लोग क्या निकालते हैं, लासा। तो लासा निकालेंगे और प्लस शेष फल उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 12, 10 और 24 का लासा निकालेंगे, ठीक है। तो लासा आप लोग ऐसे निकाले होंगे, 12, 20 और 24 ऐसे निकाले होंगे। तो 2 छंग 12, 2 दशामन 20, 2 12। जब तक 2 से भाग होता रहेगा तब तक करते रहेंगे। तो 5 6 10, 2 छंग 12। अभी भी 6 में 2 से भाग होगा। अब हम 3 से भाग करेंगे। अब किससे भाग करेंगे, 5 से। तो ये एलसीएम हो जाता है इनका आपस में गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूना 4, दूनी 8, 3 24, 5 120, ठीक है। तो लासा हो जाएगा 120 और प्लस शेषफल कितना है, 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 128, ठीक है। लासा का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 का भी पहाड़ लग जाए, 20 का भी लग जाए और 24 की भी लग जाए। कौन है, 120। तो 120 में शेषफल जो आया है वो जोड़ देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपका आंसर है सेकंड ऑप्शन, 128 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। इसमें लिखा है, यह 2x + 3 रेशियो अनुपात है 5x + 4 का 3 गुना अनुपात है 3/4। तो x का वर्ग ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, अनुपात का मतलब भाग होता है, इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, बराबर। इसमें कहा है 3/4 का 3 गुना है, यानी 3/4 की पावर 3 लिख देंगे। हल कर लेंगे तो आ जाएगा 2x + 3 अपान 5x + 4। ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब है, क्यूब का मतलब है 4 का 4 से कई बार गुणा, 3 बार। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 64 दूनी 128x प्लस 64 तिहाई हो जाएगा 3 चक्कू 12 और 3 छाक 18 और 1 19 बराबर 27 पंचे हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13 और प्लस 27 चक्कू हो जाएगा 108। 27 चक्कू कितना हो जाएगा 108। अब सजाती एक जगह और बिजाती है एक जगह, तो इनको एक जगह लाएंगे, x के मल्टीपल इधर आएगा तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, माइनस में हो जाएगा। तो 135 में से 128x जाएगा, कितना बचेगा 7x, और ये उधर जाएगा तो 192 में से 108 घट जाएगा
तो कितना बचेगा बोलो 84। भाग कर देंगे 7, 12 सते 84, x का मान कितना आ जाएगा 12। अब पूछा है x का वर्ग ज्ञात करो, तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144। तो इस प्रकार सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी 144 बिल्कुल सही है। इसमें x का मान नहीं पूछा है, x का वर्ग पूछा है, तो x का मान 12 आया है और 12 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 144। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें लिखा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक कितने हैं? 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें ये मान के चलिए कि इसमें प्रत्येक पेपर, प्रत्येक विषय जो होगा वो 100 नंबर का होगा। तो यानी पूर्णांक कितना हो गया बोलो? पूर्णांक कितना हो गया? 5 विषय हैं 100 नंबर के, तो पूर्णांक हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा बोलो? 500। और 85% नंबर आए हैं, तो 85% इसका हो जाएगा कितना? प्राप्तांक हो जाएगा 500 का 85%। परसेंट का मतलब बटे 100, 5 25, 55 40 और 2 42, यानी 425। यानी प्राप्तांक हो गया 425। अब 4 विषय में कितने आए इनको जोड़ लेते हैं जरा। 9 और 1 10, 8 18 और 4 22, हासिल आया 2, 7 और 8 15 और 8 23 और 9 32 और हासिल कितना आया था 2, तो 34 हो जाएगा। माइनस कर देंगे यहां पर। 5 विषयों में मिले हैं 425 और इनका टोटल आया 342, तो हम क्या करेंगे बोलो? माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस कर देंगे 342, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 12 में से 4 गया 8, बस 83 आएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला विकल्प, 83 बिल्कुल सही है। 5वें विषय में उसके 83 मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें लिखा है कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ कर देकर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो इस सवाल में हम लोग लागत मान लेते हैं, लागत मान लेते हैं कितनी? 80। तो इसमें आसान रहेगा थोड़ा। तो लागत मान लेते हैं, पहली वस्तु की कितनी है बोलो? 80, और दूसरी की भी मान लें कितनी? 80 मान लेते हैं। 25% बढ़ाकर अंकित किया गया, तो एमआरपी हो जाएगा, एमआरपी कितना हो जाएगा बोलो? 25% बढ़ा दिया तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो 80 का 1/4 कितना हो गया बोलो? 100, 20। तो 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? एमआरपी इसका भी 100 हो गया और इसका भी 100 हो गया। और लागत मूल्य कितना मान लिया हमने? 80 मान लिया है। अब कहा है एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 20% बढ़ा देंगे तो 100 पर, एमआरपी पर कहा है तो 20% बढ़ा देंगे यानी 100 पर 20, तो इसको कितने का बेचेंगे? 120 का। और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो एमआरपी पर 10% हानि पर बेचेंगे यानी कितने का बेचेंगे बोलो? 90 का। तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो यहां पर क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 2 वस्तुएं 80-80 की खरीदी गई, तो कितना लागत मूल्य कुल कितना हो गया बोलो? 160। और बेचा कितने का है बोलो? 120 का और 90 का। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 210। दोनों को जोड़ देंगे 210। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, आंकड़ा प्रतिशत में पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाभ कितने का है घटा देते हैं। लाभ कितने का है बोलो? 50 का। तो 50 ऊपर रखेंगे
और नीचे लागत मूल्य कितना है 160, 160 नीचे रखेंगे, काट पीट कर लेंगे। अब इसको काट लेते हैं 4 से, 4 चक्कू 16, 4 25। आपका आंसर आ जाएगा 125/4%। या भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, 4 1 4, 10.25। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 31.25%। यानी चौथा विकल्प दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बताइए ये सब समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा है 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो हमने मान लिया वस्तु का लागत मूल्य क्या है x। पहली छूट कितनी है 30%। अगर कोई वस्तु 30% छूट पर बेची गई तो बताओ कितने परसेंट पर बेची गई 70% पर। 100 में से 30 क्या करेंगे घटा देंगे। और दूसरी छूट 10% की है तो 100 में से फिर 10 घटा देंगे, कितना 90%। परसेंट का मतलब बटे 100। और कुल मिला के दो छूट के बाद कितने की बेची गई है बोलो 945 की। अब हम लोग क्या करेंगे काट पीट कर देंगे। देखो पहली बात तो दोनों जीरो काट देंगे, 2 जीरो कट गए। अब इसको काट देते हैं 9 से, 9 1 9, 9 5 45। ठीक, अब इसको हम काट देते हैं 7 से, 7 1 7, 7 5 15। अब इधर भाग में बचा 100 और उधर 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणे 100 यानी 1500 रुपए। तो इस प्रकार जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, यही आपका उत्तर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें लिखा है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज, तो इसका साधारण ब्याज हो जाएगा, दर कितनी है बोलो, दर कितनी है बोलो 10%। और समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष। तो जरा यहां पर मेथड आप लोग देखिएगा, इसमें हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज हो जाएगा, सबसे पहला कुछ नहीं करेंगे, इसकी इससे गुणे करा देते हैं, 10 दूनी 20%। दर और समय की क्या करा देंगे गुना करा देंगे। ठीक है, 1 साल का 10% है, 2 साल का कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया है पीछे किसी से। पहला स्टेप क्या है, समय और दर की क्या कर देंगे गुना करा देंगे, 10.10 और 10। पहला काम क्या करेंगे, दो मल्टीप्लाई करके लगा दिया। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या है, दर का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा, तो लिखेंगे 2 ही अंक, कई और दहाई वाले। सैकड़ा वाला अंक जो होगा वो आगे वाले में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 100 का 1 आ जाएगा कहां पर, यहां पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 21%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21%। अब साधारण ब्याज हुआ 20%, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21%। एक बार दोबारा देख ले, दोनों की आपस में करा के गुणा दशमलव लगा देंगे और फिर दर का वर्ग करेंगे, तो दर का वर्ग 100 होता है, इसमें लिखे 2 ही अंक जाते हैं, तो 2 अंक लिखेंगे, जो 1 बचेगा वो आगे वाले में जोड़ देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 21%। और इन दोनों में अंतर कितने का है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का है 1% का। कितने का अंतर है बोलो 1% का। और इसकी वैल्यू दी है कितनी, अंतर, कम ज्यादा का मतलब है अंतर 1। और मूलधन को हम लोग इस चैप्टर में कितने परसेंट मानते हैं 100%, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 रुपए। तो इस प्रकार मूलधन हो जाएगा कितना 100 रुपए। इधर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है।
ठीक है, इसको हम लोग एडवांस मेथड से सीखेंगे, पुराने विधियों से लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल आप लोगों को जैसे एग्जाम में चौका छक्का लगाने का मौका देते हैं, है ना। आप धीरे धीरे लगाएंगे तो उसमें टाइम खराब लगे, अगर आप ट्रिक्स सीख जाएंगे तो उससे ऐसे सवालों में चौके छक्के लगाएंगे और एग्जाम में जितने चौके छक्के लगेंगे टाइम कम लगेगा, इससे टाइम बचेगा और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। तो हम लोग 12 नंबर पर आते हैं। इसमें लिखा है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात को। देखो उसी टाइप का सवाल है, बिल्कुल लगा हुआ सवाल आया है। तो देखिए समय कितना है 3 वर्ष और दर कितनी है 10%। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 30%। कितना हो जाएगा बोलो 30%, क्योंकि 1 साल का 10% है, 3 साल का 30% हो जाएगा, 3 गुना। बहुत आसान है। आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे 3 साल का निकालते हैं, जैसे 2 साल में 2 स्टेप होते हैं, ऐसे 3 साल में 3 स्टेप होते हैं। दर है 10% और समय कितना है 3 वर्ष। तो देखिए पहला काम क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, इनकी आपस में गुणा करा देते हैं और दशमलव लगा देते हैं। 10 तिहाई 30 और दशमलव लगा दिया। फिर क्या कर देते हैं, दूसरा स्टेप है इसकी और इसकी आपस में गुणा करा देते हैं। जो गुणनफल आया है उसकी 10 से गुणा करा देंगे दर से। तो कितना हो जाएगा 10 तिहाई 10 और 30 की कराएंगे 300 आएगा। लिखेंगे 2 ही अंक और जो ये सैकड़े वाला अंक होगा ये आगे वाले में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर लिख देंगे कितना 33। ठीक है, और फिर 10 का क्यूब करेंगे। जैसे समय जब 2 साल होता था तो वर्ग करते थे, इसमें 3 साल है तो क्यूब करेंगे। तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। इसमें भी 2 ही अंक लिखेंगे 0 लास्ट के, और 10 अंक क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो यहां पर 0 ही हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 1। इसको हम दोबारा से साफ साफ लिख लें तो आ जाएगा 33.1%। कितना आ जाएगा बोलो 33.1%। इसको आप 2-3 बार वीडियो को पीछे बैक करके आप लोग देख लीजिएगा कैसे बताया है, और 1-2 सवाल एक्सरसाइज से कर लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आया 30%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 33.1%। इसमें अंतर कितने का है 3.1% का। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का है, और काहे का, मूलधन का। तो 2000 रुपए का हम 3.1% निकाल लेते हैं, काट पीट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों 0 काट देते हैं और गुणा करा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा यानी 62 रुपए। तो इस प्रकार बी वाला ऑप्शन जो 62 रुपए है वो बिल्कुल सही। ठीक, आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं तो कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको शेयर जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और नए वीडियो उससे बनाने की एक प्रेरणा मिलेगी, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसमें लिखा है कि 3 साझीदार XYZ ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपए था, X का हिस्सा Z के हिस्से की तुलना में 400 रुपए कम है और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपए कम है, तो XYZ का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए अगर हम इसको बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लेंथी होगा, हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, यहीं पर अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें पहला वाला X है, दूसरा वाला Y है और तीसरा वाला क्या है Z। और इसमें कहा है X और Z में कितने का अंतर है, बोलो भाई। X का हिस्सा कम है Z से, कितना 400। तो कम सम में है, तो पहले वाले में X और Z यानी X की वैल्यू 2 होगी और Z की वैल्यू कितनी होगी 4।
कम का मतलब है दोनों का अंतर, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 कितना हो जाएगा 2, इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, पहले और तीसरे में अंतर कितने का है 2, और 2 की वैल्यू कितनी दी है 400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 200। अब देखें कुल लाभ दिया है कितना 3000, तो जिसमें टोटल वैल्यू 3000 आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा। इसमें टोटल देखो कितना है, टोटल यहां पर कितना है 2 3 5 और 4 9, तो 1 की वैल्यू 2000 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। बोलो भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। इसमें 4 और 5 9 और 6 15, तो 15 दूनी 3000। तो देखिए इसमें टोटल वैल्यू कितनी आ रही, देखिए अनुपातिक योग कितना होगा बोलो 15, और 15 का 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर वो मतलब कुल लाभ कितना आ जाएगा 3000। तो देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें आपको अन्य किसी में मैच कराएंगे तो होगा ही नहीं, तो आप हम लोग ऑप्शन से करेंगे, कभी कभी ऑप्शन से बहुत आसानी से आंसर आ जाता है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, ठीक है, यानी टोटल कितने लोग हैं 5 लोग हैं। माता पिता की औसत आयु कितनी है बोलो 36 है, तो ये औसत बराबर क्या होता है, तो योग कितना हो जाएगा, माता और प्लस पिता दोनों को 36 साल एवरेज है, तो 2 गुणे 36 हो जाएगा, यानी 72 साल। दोनों की आयु का योग कितना होगा 72 साल। योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत इंटू संख्या, और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो बच्चों की आयु हो जाएगी 3 गुणे 10 यानी 30 साल, औसत इंटू संख्या। तो परिवार की औसत आयु, तो टोटल कर लेंगे तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा कितना 102 टोटल है। हमको निकालना क्या है औसत आयु, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होता है टोटल अपान नंबर। परिवार की आयु का योग कितना है 102, और परिवार में मेंबर अभी कितने हैं 5, भाग कर देंगे 5 दूनी 10, ठीक है 20.4 वर्ष। तो इस प्रकार जो सेकंड वाला ऑप्शन है 20.4 वर्ष ये बिल्कुल सही है। पूरे परिवार की औसत आयु होगी 20.4 वर्ष। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत की कीमत पर बेची गईं। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रतिवर्ष 16 रुपए थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक का कहा है यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं हुई हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 वस्तुएं 15 रुपए के हिसाब से बेची गई, तो इसकी गुणा करा लेंगे, तो 18 गुणे 15 ये कितना आ जाएगा, गुणा करा लेंगे तो 15 8 120 और 15 का 15 ये 270, कितना आ जाएगा बोलो 270। और 16 की गुणा किससे करा लेंगे 12 से, तो 16 गुणे 12 ये हो जाएगा 192, घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 78। अब 6 वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं 6, तो प्रत्येक की कीमत पूछी है तो इसको 6 से भाग कर लेंगे तो ये भाग हो जाएगा 13, यानी प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी होगी 13 रुपए। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आसान था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ए किसी काम को 8 दिनों में, जबकि बी उसे 12 दिनों में, और सी वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा यदि वे तीनों मिलकर ये काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसको वर्क एंड टाइम का है, इसमें ये जो मेथड बताने जा रहे हैं ये अप्लाई होता है पूरे चैप्टर में। आप लोग ऐसे ही करेंगे, ए के दिन लिखेंगे 8 दिन है, बी कितने दिनों में करता है 12 दिनों में, और तीनों
यानी ए, बी और सी तीनों ये करते हैं कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो हम लोग इसका लासा लेंगे। क्या लेंगे बोलो? लासा लेंगे। तो लासा आ जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 का भी पहाड़ा लग जाए, 12 का भी लग जाए, 3 का भी लग जाए। कौन है? 24। भाग कर देंगे तो 8 तिहाई 24, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24 और 3 अठी 24। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो है लासा आया है, ये हमारा कुल कार्य है। ये हर सवाल में करेंगे, जो भी वर्क एंड टाइम आएगा ये मेथड अप्लाई करेंगे। और ये जो भागफल आया है ये क्या है बोलो? क्षमता है। इसका मतलब है मान लिया कार्य पेड़ लगाना है तो टोटल पेड़ कितने लगाए जाने? 24। एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3। बी एक दिन में कितने लगाएगा? 2। तीनों मिलकर लगाएंगे 8। तो यहां पर सी की क्षमता निकालनी होगी। तो बताओ, ए की क्षमता 3 पेड़ लगाने की है, बी की 2 है, तीनों की 8 है, तो इसका मतलब सी की कितनी होगी? 3। इनको दोनों को जोड़ देते हैं, 5 घटा देते हैं 8 में से तो 3 आ जाएगा। 3 से भाग कर लेंगे, सी की क्षमता कितनी होगी? 3। 3 अवट 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका पहला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। इस मेथड को वर्क एंड टाइम में अप्लाई करेंगे और नल टंकी हौज वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये मेथड अप्लाई होगा और बहुत आसान से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। इसमें लिखा है यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे 120 किलोमीटर अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो औसत गति ज्ञात करें। तो औसत चाल का फार्मूला होता है, या औसत गति या औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 120 240 किलोमीटर हो जाएगी। अब आप लोग बताएं, वो 120 गया है 60 की स्पीड से, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 120 घंटे में जाने में कितना? 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे। ऐसे 120 किलोमीटर गया है 80 की स्पीड से, तो यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो यानी 1.5 घंटे में वो जाएगा। समय निकाल लेंगे तो समय आ जाएगा 1.5 घंटे। अब हम लोग 240 को भाग कर देंगे किससे? 3.5 से, यानी 7 बटे 2, ये ऊपर लिख देंगे बटे 2 वाला, तो 480 बटे 7 भाग कर देंगे। ये आ जाएगा 7 छंग 42, 7 अवट 56, 10.7 35, 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चालक है। तो इस प्रकार जो है वो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कितना? 68.57 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। इसमें लिखा है 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। ये गति में अनुपात है, यानी चाल में। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति बताओ। तो ये 10 घंटे में जाती है कितनी? 5। तो 1 घंटे में कितनी जाएगी बोलो? 50। अब ये 50 वैल्यू दी है किसकी? पहले वाले अनुपात की, यानी 10 की। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो भाई? 5। एक की वैल्यू हो जाएगी 5। हमको दूसरी वाली कार की गति निकालनी है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर का मतलब बेलन है, के रूप में ढाला जाता है, तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप जानते हैं दोनों 3D जो है त्रिविमीय आकृतियां हैं, तो दोनों के आयतन सेम रहेंगे, यानी गोले का आयतन या बेलन का आयतन। बेलन, सिलेंडर का मतलब है बेलन, तो बेलन का आयतन जो होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि पिघलाया जाएगा तो क्या नहीं बदलेगा बोलो? आयतन नहीं बदलेगा। तो बेलन का आयतन जो है वो गोले के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई r² h।
और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। अब आर हम बदल देते हैं क्योंकि त्रिज्या दोनों की अलग अलग होगी, तो यहां पर कैपिटल आर कर देते हैं, आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई काट देते हैं और मान रख देते हैं। तो बेलन की त्रिज्या कितनी दी है? गोले की त्रिज्या दी है 9 और बेलन की त्रिज्या है 3। तो 3 का वर्ग गुणे यच बराबर 4/3 और 9 का क्यूब। गोले की त्रिज्या कितनी है? 9। ठीक है, हल कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 9 गुणे यच बराबर 4/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है बोलो? 729। काट पीट कर लेंगे तो 9 8 72, 9 1 9, फिर 3 से काट लेंगे 27, और यच की वैल्यू हो जाएगी 27 चक्कू कितना हो जाएगा? 108 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो 108 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा दोस्तों। तो 108 सेंटीमीटर का मतलब है सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, और इनको आप लोग कई बार लगाएंगे, इससे आपका जो है अभ्यास और तेज होगा। ठीक है, समझ बढ़ेगी। तो अभी हम लोगों ने 27 जनवरी 2019 की सेकेंड शिफ्ट के पेपर को हल किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन लगाए हैं वो पसंद आए होंगे, लगाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको कमेंट और लाइक जरूर करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और आगे के वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोग प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।